अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे पांडास की चीट शीट की। हाँ, ये वीडियो मैं कैसे बनाने जा रहा हूँ जिसमें आपको पांडास का सब कुछ आपको दे दूंगा। आप सारी चीज़ें उसकी, आप सारे मेथड, सारे फंक्शन, उसकी फंक्शनैलिटी ऐसे यूज़ करेंगे जैसे आपको सारा कुछ आता है। बिल्कुल मैं गारंटी देता हूँ आपको। ये वीडियो अगर आपको समझ आ गई, ये वीडियो आपने एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस कर ली इसके, तो आप पांडास के बन जाएंगे एक्सपर्ट। चले मैं बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूँ। और उससे पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ कि इससे पहले मैंने पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट बनाई है और उसके साथ साथ पांडास की प्लेलिस्ट भी पूरी मेरे चैनल पे रखी हुई है, जिसके अंदर मैंने आपको समझाया है कि डाटा फ्रेम और सीरीज़ दो कैटेगरी अलग अलग है। ये इन दोनों को किस तरह से यूज़ करना है अपने पांडास के अंदर, डाटा फ्रेम कैसे बनाना है और सीरीज़ कैसे बनाई है। इसके अंदर हमने काफ़ी सारी छेड़खानियाँ भी की थी, तो आप उनको लाजमी देखें। तो जनाब बिना किसी देरी के मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने इंपोर्ट पांडास एज पीडी यानी पांडास को इंपोर्ट करा दिया एज पीडी के तौर पर। और उसके बाद मैंने यहाँ डिक्शनरी बनाई है। डिक्शनरी को मैं रन करता हूँ। आपको डिक्शनरी समझ आ रही होगी, मैं ऐसा गैस कर रहा हूँ कि आपको ही समझ आ रहा है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप प्लीज़ वो वाली वीडियोज़ देखें जो मैंने पाइथन की प्लेलिस्ट में बना के रखी हुई है, जिसमें डाटा फ्रेम, सॉरी, डिक्शनरी, लिस्ट वगैरह और टपल्स वगैरह सारी चीज़ें उस पर मैंने समझाई हुई बड़े तरीके से। तो आप वो देखें, वो सारी वीडियोस देखें, उसके बाद यहाँ पर आएँ तो आपको ही बड़ा मज़ा आएगा ये देखने में। इसके बाद मैंने क्या किया, डाटा फ्रेम बना लिया इस लिस्ट का, इस डिक्शनरी का मैंने डाटा फ्रेम बना के तैयार कर लिया और यहाँ पे लाके इसको प्रिंट करा दिया। मैं दोबारा कह रहा हूँ, आपको समझ आ रहा होगा, इस वजह से मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। यहाँ से कुछ नहीं किया, यहाँ पे इंपोर्ट कराई है लाइब्रेरी और यहाँ डिक्शनरी बनाई है और उसके बाद यहाँ पे डाटा फ्रेम बनाया है इस वाले कोड में, और यहाँ लाके मैंने इसको रन करवा लिया है। उसके बाद मैं आगे चलता हूँ नीचे। मैंने क्या, अच्छा ये देख लो, ये डाटा फ्रेम मेरे पास आके बन के तैयार हो गया है, जिसके अंदर क्या है, रॉज हैं और कॉलम्स हैं और ये एट्रीब्यूट नेम है उसका और इंडेक्सेस हैं। ये एट्रीब्यूट है और ये मेरे पास 0 1 2 इसकी इंडेक्सेस हैं और बीच में इसके पास वैल्यू काफ़ी सारी रखी हुई है। अब मुझे चाहिए इन्फॉर्मेशन, मुझे चाहिए कंट्री के अंदर क्या रखा हुआ है। तो मैं डाटा फ्रेम में गया, सबसे पहले मुझे अपने डाटा फ्रेम में आना है और उसके बाद मुझे जाना है किसमें, कंट्री में। यहाँ पे मैं कंट्री लिखूंगा और डबल कोटेशन मार्क लगाऊंगा और यहाँ पे शिफ्ट एंटर करता हूँ, तो मुझे इसने कंट्री का जितना भी कुछ रखा हुआ था कंट्री में वो सारी चीज़ें दे दी। बेल्जियम था, इंडिया था, ब्राज़ील था, वो तीनों दे दी और साथ साथ मुझे इंडेक्स भी ये प्रोवाइड कर रहा है। और नेम क्या दे रहा है, नेम क्या है उसका, कॉलम का नेम है, नेम में कंट्री है और डाटा टाइप मुझे दे रहा है क्या, ये ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, मैं नीचे चलता हूँ और उसके बाद मैंने क्या किया, गेटिंग सबसेट ऑफ आ डाटा फ्रेम, यानी कि मैं इसको रन करता हूँ जब मैं आपको बताता हूँ क्या किया मैंने ये किया, स्लाइसिंग कर ली अपने डाटा फ्रेम के अंदर। कितनी स्लाइसिंग कर ली, मैंने कहा कि 1 से लेकर सारे, यानी 0 को छोड़ दो क्योंकि 1 क्या है, इंडेक्सेस है ये, यानी कि 1 इंडेक्स से लेकर आगे की जितनी भी इंडेक्सेस हैं वो सारी प्रिंट करा दो। तो 0 इंडेक्स पे क्या था, बेल्जियम रखा हुआ था, इसने 0 को छोड़ा, पूरी लाइन को, रॉ को, पूरी रॉ को छोड़ दिया और 1 से लेके ओवरऑल जितने भी सारे हैं वो सारे इसने मुझे लाके प्रिंट करवा दिए। ठीक है, ये स्लाइसिंग की है, ये स्लाइसिंग भी मैंने समझाई हुई है पाइथन की प्लेलिस्ट के अंदर। तो थोड़ा सा मैं इसको ज़रा समझा दूँ दोबारा। मैं अगर 0 से कॉलन लगाता हूँ, ये मैंने 0 लिखना था, 0 से अगर कॉलन लगा के मैं सारे प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मुझे सारे दे देगा, क्योंकि क्या करेगा ये, 0 इंडेक्स भी देगा और 0 के बाद जितने भी, यानी कॉलन जो है ना, इसका मतलब ये होता है कि सारे, ऑल, फॉर ऑल। ठीक है, अगर मैं यहाँ कहता हूँ उसको 2 कह देता हूँ, देखो 2 मेरी लास्ट है तो खाली आखिरी वाली जो मेरी रॉ है ना वो प्रिंट होगी। तो ये ब्राज़ील जो लास्ट वाली रॉ थी वो प्रिंट हो गई। तो आप भी यहाँ पे लगा लगा के चेक करें, जितने भी आपको समझना है इसको, स्लाइसिंग को एक एक करके एग्जाम्पल करें, आपको समझ आ जाएगी। अगर नहीं आती तो प्ले लिस्ट देखें, आपको समझ आ जाएगा। इसके बाद अब मैंने क्या करना है, सिलेक्शन कर रहा हूँ मैं। सिलेक्शन किस तरीके से, आई लॉक के ज़रिए। आई लॉक की ये क्या करता है, आई लोकेशन क्या करता है, यानी आई लोकेशन, लोकेशन ये सिलेक्ट करेगा सिंगल वैल्यू बाय रॉ एंड कॉलम। यानी जब डाटा फ्रेम है मेरा, यहाँ पे मैं ज़रा डाटा फ्रेम को प्रिंट करवाऊँ, ये डी एफ लिखा, शिफ्ट एंटर, ये मेरा डाटा फ्रेम है। मुझे कोई अभी तो मैंने क्या किया, रॉ पूरी सेलेक्ट कर ली, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कोई एक कॉलम यानी एक सेल। ये कितने सेल हैं इसके अंदर, ये वाला सेल में इसको सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, डाटा फ्रेम में जाओ और उसकी लोकेशन पे जाओ। ठीक है, लोकेशन पे जाने के बाद जो 0 रॉ है ना, यानी 0 रॉ में आओ, और सॉरी 0 इंडेक्स, ये नंबर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 0 1 2 जो है ना ये चेंज हो सकता है, लेकिन इंडेक्स सेम रहती है, यानी इंडेक्स की पोजीशन 0 है वो यही रहेगी। तो 0 पोजीशन पे आओ और जो कॉलम है उसकी पोजीशन भी 0 है, तो इसकी 0 पोजीशन और इस वाले की 0 पोजीशन, तो हमें यही मिलेगा, बेल्जियम। तो मैं ज़रा इसको प्रिंट करवाता हूँ, मुझे क्या मिला, मुझे इसने दे दिया बेल्जियम और उसके साथ साथ इंडेक्स भी दी और उसके साथ साथ क्या दिया, कॉलम का नेम भी मुझे इसने प्रोवाइड कर दिया। तो इस तरीके से मैंने ये किया कि एक सिंगल रॉ मैंने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, मैं अब क्या कर रहा हूँ,
सिलेक्टिंग करूँगा सिंगल वैल्यू बाय रॉ एंड कॉलम लेबल्स के ज़रिए, यानी कॉलम के लेबल का नाम दूंगा और उसकी मदद से मैं कोई भी एक सिंगल वैल्यू को सिलेक्ट करूँगा। यानी कि मैंने कॉलम का नाम दिया और अपनी रॉ की लोकेशन दी, तो इन दो की मदद से जब इन दो का इंटरसेक्ट होगा तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो जाएगी। ज़रा मैं देखता हूँ मैंने क्या किया, शिफ्ट एंटर किया, मैंने इसको क्या किया समझाता हूँ मैं। डाटा फ्रेम में गया, उसकी लोकेशन पे गया, देखो आई लॉग का फ़र्क अलग है और लोकेशन का फ़र्क अलग है, ये दोनों का। आई लोकेशन जो है आपके रॉ वाइज चलता है, ठीक है, और लोकेशन से आपने क्या करना है, तो यहाँ मैंने क्या किया, डाटा फ्रेम में लोकेशन पे गया और मैंने कहा ज़ीरो रॉ, यानी जो ज़ीरो इंडेक्स है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये जो ज़ीरो नंबर है ये नंबर चेंज हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ज़ीरो इंडेक्स लेकिन सेम रहती है, तो ज़ीरो पोजीशन यानी कि, तो ज़ीरो पोजीशन लो, ठीक है, ज़ीरो पोजीशन यानी कि पहली रॉ ले ली उसने। और कॉलम, कॉलम कौन सा, कंट्री वाला कॉलम लो, तो कंट्री में जो ज़ीरो पोजीशन है, यानी कंट्री में जो ज़ीरो पोजीशन है, तो यानी कि बेल्जियम ही सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं दोबारा। तो इस तरीके से भी मैं अपना फर्स्ट जो सेल है वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। ज़रा शिफ्ट एंटर किया तो यहाँ से इसने मुझे क्या दिया, बेल्जियम दे दिया। ओके फाइन, इसके बाद मैं चलता हूँ ज़रा ड्रॉपिंग पे। मुझे अगर कुछ ड्रॉप करवाना है तो मैं ज़रा सबसे पहले डाटा फ्रेम को प्रिंट करा लूँ कि डाटा फ्रेम कैसा है। ये है मेरा डाटा फ्रेम। ओके, ड्रॉप का फंक्शन क्या काम करता है, ड्रॉप का फंक्शन ये काम करता है कि आपने क्या किया, डीएफ डाटा फ्रेम में से ड्रॉप कर दिया, किसको किया, वन और टू को, वन और टू को आप ड्रॉप कर रहे हो, डाटा फ्रेम में से ड्रॉप किया आपने वन और टू को। ज़रा मैं इसको शिफ्ट एंटर करता हूँ तो देखो इसके पास जो वन था, यानी कि ज़ीरो इंडेक्स ये और वन इंडेक्स ये और टू इंडेक्स ये, तो मैंने जो उसको वैल्यू दी थी उसने वो ड्रॉप कर दी, यानी वन और टू को ड्रॉप कर दिया, इस पूरे दोनों को ड्रॉप कर दिया, मुझे क्या मिल गया, बेल्जियम, ब्राज़ील, और इसकी पॉपुलेशन मुझे मिल गई। ठीक है, परफेक्ट। इसके बाद आगे चलता हूँ ज़रा मैं, अब मैं ज़रा क्या करवा रहा हूँ, ये तो मैंने करवाया था कहाँ से, एक्स एक्सिस से, यानी कि रॉ वाइज। लेकिन अब मुझे क्या ड्रॉप करवाना है, मुझे कॉलम ड्रॉप करवाना है। अच्छा मैं एक चीज़ बात बताऊँ, यहाँ मैंने एक्सिस ज़ीरो नहीं लिखा क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना ये रॉ से ही ड्रॉप करवाता है, ठीक है। अच्छा मैंने साथ साथ शायद डिलीट का वर्ड भी यूज़ कर लिया, तो ड्रॉप और डिलीट सिमिलर हैं काफ़ी हद तक, तो आप इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा। अच्छा अब मुझे जब कॉलम वाइज मुझे ड्रॉप करवाना है, यानी कि कॉलम को ड्रॉप करवाना है, तो मुझे लाजमी उसको एक्सिस देना पड़ेगा, एक्सिस वन। एक्सिस ज़ीरो का मतलब रॉ वाइज, एक्सिस वन का मतलब कॉलम वाइज, यानी कि वाई एक्सिस। तो मुझे डाटा फ्रेम में से ड्रॉप करवाना है किसको, कंट्री के कॉलम को ड्रॉप करवाना है, और मुझे थोड़ा सा बताना भी पड़ेगा कि एक्सिस वन यानी कि कॉलम से। हो सकता है कि कंट्री आपकी रॉ में भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है। शिफ्ट एंटर में ज़रा करता हूँ तो इसने मुझे क्या किया, जो कंट्री का कॉलम था वो यहाँ से ड्रॉप हो गया। ज़रा मैं आगे चलता हूँ, मूव करता हूँ। सॉर्टिंग और रैंकिंग में थोड़ी सी समझा देता हूँ, उससे पहले मैं डाटा फ्रेम समझा दूँ कि मेरा डाटा फ्रेम वही है, कोई चेंजेस नहीं की मैंने उसमें। अब मैं सॉर्टिंग कर रहा हूँ, सॉर्टिंग यानी कि सॉर्टिंग किस तरीके से करते हैं, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम सॉर्टिंग कर रहे हैं। मैंने क्या किया, डाटा फ्रेम डॉट सॉर्ट इंडेक्स, जब मैं ये चलाऊंगा ना तो ये वाला डाटा फ्रेम जो है ना, ये जो आगे पीछे पड़ा हुआ है, बी फिर आई है फिर बी है, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ये डाटा फ्रेम जो है सॉर्ट हो जाएगा। शिफ्ट एंटर करता हूँ तो ये देखो जनाब ये हुआ क्या, तो जनाब यहाँ पे मैंने क्योंकि इंडेक्स दी है इसको, डाटा फ्रेम डॉट सॉर्ट इंडेक्स, तो इंडेक्स वाइज ही क्या करेगा, सॉर्ट कर देगा। तो इसकी मेरी ऑलरेडी सॉर्टिंग हुई भी थी 0 1 2, तो इसने कोई चेंजेस नहीं की, यानी कि सॉर्टिंग हुई भी थी आपकी ऑलरेडी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ किया सॉर्टिंग द वैल्यूज़ अलोंग ऑन एन एक्सिस, यानी कि मैं कह रहा हूँ मेरी वैल्यूज़ को सॉर्ट करो, यानी कि जो बेल्जियम है फिर इंडिया है फिर ब्राज़ील है, इनको सॉर्ट करो। मैंने क्योंकि क्या दिया, कॉलम बाय कॉलम के ज़रिए आप इसको सॉर्ट करो, ठीक है। मैंने कहा डाटा फ्रेम डॉट सॉर्ट वैल्यूज़, वैल्यूज़ को सॉर्ट करो। शिफ्ट एंटर किया तो ये देखो जनाब ये हुआ क्या, यहाँ पर बेल्जियम था फिर इंडिया था, लेकिन यहाँ क्या है, बेल्जियम फिर ब्राज़ील फिर इंडिया, यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये क्या करेगा, सॉर्ट करेगा। क्योंकि मैंने कंट्री लिया था तो कंट्री के थ्रू इसने क्या किया, सॉर्ट कर दिया, उस पूरी रॉस को सॉर्ट कर दिया इसने। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल ले लेता हूँ, ज़रा यहाँ कैपिटल कर देता हूँ इसको, तो अब देखो कैपिटल के थ्रू सॉर्ट कर देगा। तो पहले कैपिटल के थ्रू में ब्राज़ील हो गया, फिर ब्रूज़िल्स हो गया, और फिर न्यू दिल्ली हो गया। तो यूँ जनाब आप क्या कर सकते हो, सॉर्टिंग वगैरह भी कर सकते हो, और साथ साथ आप देखो इंडेक्सिंग आगे पीछे हो रही है, क्योंकि सॉर्टिंग किसकी मदद से हो रही है, कैपिटल की वजह से। उसके बाद मैं ज़रा यहाँ पर रैंकिंग का सेल यहाँ पर रन करता हूँ, देखें आपके सामने क्या होगा, ये ऑलरेडी रन हुआ है। मैं ज़रा दोबारा शिफ्ट एंटर करूँ तो जो ये वाले जो सारे मेरे सेल थे, ये सारा पूरा डाटा फ्रेम ये चेंज हो गया है, कन्वर्ट हो गया है
रैंक के अंदर देखें, इसकी वैल्यू रैंक के अंदर कन्वर्ट हो गई। बाकी जो एट्रीब्यूट्स हैं और जो इंडेक्सेस हैं वो सेम है मेरे, और जो वैल्यूज़ हैं वो एक रैंक के अंदर चेंज होगा। ये रैंक किस तरह हुई है आप इसको अपने बेहतर देख सकते हैं किस तरह से रैंकिंग हुई है इसकी। अच्छा, इसके बाद आ जाता हूँ मैं रिट्रीव सीरीज़ या डाटा फ्रेम इंफॉर्मेशन, यानी कि डाटा फ्रेम की या सीरीज़ की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं रिट्रीव करूँगा। किस तरीके से करूँगा? सबसे पहले मैं अपना डाटा फ्रेम आपको दिखाऊँ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले जो मैंने बनाया था वही मेरा डाटा फ्रेम है जो मैं यूज़ करता आ रहा हूँ। उसकी अगर मुझे शेप देखनी है कि वो किस शेप का है, यानी कितने बाय कितने का मैट्रिक्स का बना हुआ है वो, तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, रॉ कॉलम चेक करनी है मुझे उसकी। शिफ्ट एंटर किया यहाँ पे, तो इसने शेप दे दी कि भाई ये 3 रॉज हैं और 3 कॉलम्स हैं इसके अंदर। ठीक है, मुझे परफेक्ट पता चल गया, सही बता रहा है बिल्कुल। उसके बाद अगर मुझे इंडेक्स देखनी है, डाटा फ्रेम डॉट इंडेक्स। अच्छा, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये आप दोबारा दोबारा वही चीज़ बता रहे हो, लेकिन अब ये एक फ़्लो में आ रही है, बारी बारी एक सारी चीज़ आ रही है। तो यूँ समझ लो कि एक मैं समरी करवा रहा हूँ इसकी। जो जो चीज़ मुझे मिलती जा रही है मैं आपके सामने वो शेयर करता जा रहा हूँ। हो सकता है उसके साथ भी ये चीज़ ज़रूरी हो, लेकिन अब ये एक साथ देखो सारे फंक्शन एक साथ आ रहे हैं, तो आप एक एक लाइन का कोड है, आप इसको कुछ रह ना जाए ना, बस आपके लिए है ताकि आप इसको सीख जाएं। इसके बाद मैंने डी एफ डॉट इंडेक्स चलाया तो ये आपको इंडेक्स दे देगा। कॉलम्स चलाऊंगा तो ये डी एफ डॉट कॉलम्स आपको कॉलम्स प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, मैं इसके डीप में नहीं जा रहा है। क्या दे रहा है, ये स्टार्ट कर रहा है 0 से शुरू हुआ है आपकी इंडेक्स और 3 तक जा रही है, यानी कि टोटल 4 आपके पास क्या चीज़ें हैं। मैं सही कह रहा हूँ, 0 से स्टार्ट हो रही है और स्टॉप हो रही है 3 पे, यानी टोटल 3 है इसके पास। टोटल कितने हैं, स्टॉप हो रही है 3 पे, यानी कि 3 रॉज हैं इसके पास। और स्टेप क्या है, 1 बाय 1 स्टेप ये क्या चल रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है। ओके, इसके बाद क्या किया, और कैपिटल में सॉरी कॉलम्स में हमने देख लिया कि हमारे पास कॉलम है 3 कॉलम, और उसका डाटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसके बाद अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है क्या मेरे पास, देखो मैं रन करता हूँ, उसमें मुझे काफ़ी सारी चीज़ें देगा ये। इन्फॉर्मेशन पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखो जनाब ये क्या दिया इसने मुझे, पूरा डाटा फ्रेम भी उठा के दे दिया। ये उस तरह से उसके सामने डाटा टाइप भी दे रहा है मुझे, और काफ़ी सारी इसके अंदर चीज़ें हैं, आप इसको देख सकते हैं बखूबी कि आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो उसमें से मिल जाएगी। डी एफ डॉट काउंट अगर मैं करता हूँ तो यहाँ मुझे देखो क्या मिलेगा। डी एफ डॉट काउंट मैंने किया, इसके अंदर मुझे बता देगा कि आपके पास इसमें कितनी वैल्यूज़ हैं। कंट्री के अंदर कितनी वैल्यूज़ रखी हुई हैं, 3। कैपिटल में कितनी है, 3। के पॉपुलेशन में कितनी है, 3। आप कहोगे तो ये देख के नज़र आ रहा है, लेकिन हाँ आप ये एज्यूम करो कि आप एक बड़े डाटा सेट पे काम कर रहे हो। मैंने शायद ये पहले भी बात बताई थी, अब दोबारा बता रहा हूँ। आप ये एज्यूम करके चलो कि आप बड़े डाटा पे काम कर रहे हो, और वो आपको डाटा एक साथ नहीं नज़र आ रहा, वो कोई कुछ कई हज़ार तस्वीरें हैं। तो वो आप इस तरह इस फंक्शन से देख सकते हो कि कितनी वैल्यूज़ इसमें हैं। अच्छा, ये नन वैल्यूज़ होंगी ना तो उनको काउंट नहीं करेगा, यानी कि नन वैल्यू यानी नॉट अ नंबर, नल वैल्यू। ठीक है, एम्प्टी वैल्यूज़ उनको काउंट नहीं करेगा। अच्छा, मैं समरी पे आ जाता हूँ ज़रा थोड़ी सी। समरी में अगर आपको बताता हूँ, समरी पे मैंने क्या किया, समरी चलाई सम। ठीक है, मैं सम कर रहा हूँ किसका, सम ऑफ वैल्यूज़। इसने क्या किया, कंट्री में जितनी वैल्यूज़ थी ना, 3 वैल्यूज़ थी, बेल्जियम था, इंडिया था और ब्राज़ील था, वो एक लाइन में दे दिया। ठीक है, कैपिटल। अच्छा, ये सम का फंक्शन अगर ये इसके अंदर क्या होता, वैल्यूज़ होती कौन सी, इंटीजर वैल्यूज़ होती, तो वो उनको सम करता। अब ये असल में इंटीजर वैल्यू नहीं थी, ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ थी, ऑब्जेक्ट थे, ऑब्जेक्ट डाटा टाइप थी, तो उसने उसको सम नहीं किया, उसने क्या किया, कॉन्कैटिनेट करके हमें सामने दे दिया। इसके बाद ब्राज़ील दे दिया, न्यू दिल्ली दे दिया इसने, और ब्राज़ीलिया दे दिया। और पॉपुलेशन को देखो इसने सम किया, बिल्कुल जो इंटीजर नंबर था एक, उसको पॉपुलेशन को क्या कर दिया इसने, सम कर दिया। तो सम का फंक्शन असल में हम लगाते हैं किस पे, इंटीजर पे। तो यहाँ पे हमारी डाटा टाइप मुख्तलिफ थी, आप यहाँ पे देखें, अगर मैं सम लगाऊंगा किसी के ऊपर भी तो क्या करेगा, सबको सम कर देगा, प्लस करके मुझे दे देगा। कम सम में क्या करेगा, कम्युलेटिव सम कर देगा। मेरे पास कम्युलेटिव फंक्शन आपको पता होगा कि किस तरह से वर्क करता है ये। तो इसने मुझे क्या किया, कम्युलेटिव सम मुझे करके दे दिया यहाँ पर। और उसके बाद मैं ज़रा नीचे चलता हूँ, मुझे चाहिए कि इसके अंदर डाटा फ्रेम में मिन वैल्यू कौन सी है, सबसे मिनिमम वैल्यू मुझे बताओ। तो यहाँ पर देखो, जो सबसे मिनिमम वैल्यू थी मुझे वो दे दी इसने। इन दो के लिहाज से बिल्कुल नहीं देखा, क्योंकि ये क्या है, इंटीजर नंबर है। इसने देखा पॉपुलेशन के लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से इसने देखा कि यहाँ पे देखो मिनिमम वैल्यू कौन सी है। मिनिमम वैल्यू मेरे पास यही है कि पॉपुलेशन के अंदर जो सबसे मिनिमम वैल्यू थी वो दे दी। अगर यहाँ पे भी दो डाटा फ्रेम के अंदर यहाँ पे भी इंटीजर नंबर होता तो यहाँ पे क्या करता, यहाँ पे भी लाजमी है कि वो मिनिमम वैल्यू मुझे देता। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे इंटीजर था तो इस वजह से उसने ये वाले कॉलम की वजह से मुझे ये वाली वैल्यूज़ भी इसके साथ जो कॉरेस्पॉन्डिंग लगी हुई है ना, इसके सारी वैल्यू देखो, ये वाली लाइन इसने मुझे दे दी पूरी, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू थी पॉपुलेशन की, इस वजह से ये भी मुझे मिला और ये भी मुझे मिला। अगर ये वैल्यू आगे पीछे होती, जो सबसे मिनिमम होती, तो वो मुझे प्रोवाइड करता।
ओके, अगर मैक्सिमम देखूंगा तो मुझे जाहिर है कि सबसे लास्ट वाला मुझे मिलना है, क्योंकि वो 15 वाला है। आई थिंक ये ज़्यादा 35। डाटा फ्रेम मेरा कैसा है, मैं ज़रा डाटा फ्रेम को दोबारा, अच्छा ये तो कम सम है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, डाटा फ्रेम में आता हूँ मैं ज़रा अपने डाटा फ्रेम के सम पर। ये वाली वैल्यूज़ है ना मेरे पास, ये सबसे हाईएस्ट है। नहीं नहीं, ये नहीं है, मैं ज़रा चला के देख लेता हूँ डाटा फ्रेम में असल में है क्या अभी। वो तो फंक्शन लगने के बाद थोड़ी चेंजेस हो गई डाटा फ्रेम में, देखो थोड़ी सी चेंजेस हो गई है। ठीक है, सेंटर वाली जो न्यू दिल्ली की पॉपुलेशन है ना, ये सबसे ज़्यादा है, तो मैक्सिमम मुझे यही दे रहा है। इसके कॉरस्पॉन्डिंग न्यू दिल्ली था और कंट्री था इंडिया, तो इस वजह से इसने मुझे मैक्स ये वाली रॉ मुझे उठा के दे दी। ठीक है, ये मैक्स दोबारा चल गया यहाँ पर। मैं डिस्क्राइब पे आता हूँ, डिस्क्राइब पे मुझे स्टेटिस्टिक्स बताएगा इसकी कि ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है डिस्क्राइब, डाटा फ्रॉम डॉट डिस्क्राइब। इसने आपको क्या कहा, क्योंकि जो इंटीजर था ना ये उसी नंबर पे काम करेगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, जो भी वर्किंग है सारी इंटीजर पे करेगा। काउंट दे दिया मुझे इसका, ठीक है, काउंट कितने हैं। मीन दे दिया, मीन वैल्यू निकाल के दे दी मुझे इसकी, सारे इंटीजर की। स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया, ठीक है, मिनिमम वैल्यू मुझे दे दी। अच्छा, आप ये कहोगे कि एक्सपोनेंट में क्यों दे रहा है वैल्यू, ये एक्सपोनेंट में दे रहा है क्योंकि ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। 20% कितना है इसका, 50% कितना है इसका, 75% मैक्सिमम कितना है। तो ये डिस्क्राइब का फंक्शन देखो आपको कितनी सारी फैसिलिटीज़ दे रहा है। एक आपने डिस्क्राइब का फंक्शन चलाया अपना डाटा फ्रेम के ऊपर, इसने कोई 8 से 7-8 चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी हैं। इसके बाद अगर मैं खाली चाहता हूँ इसका, मुझे खाली मीन चाहिए, तो डाटा फ्रेम डॉट मीन लिखा, ये मुझे डाटा फ्रेम के पॉपुलेशन का मीन दे रहा है। मैं दोबारा बताता हूँ कि ये खाली एक कॉलम का क्यों दे रहा है, क्योंकि एक कॉलम है मेरे पास इंटीजर है, अगर ज़्यादा कॉलम इंटीजर के हैं तो ये ज़्यादा कॉलम के भी मुझे प्रोवाइड करेगा। ठीक है, इसके बाद मैं मीडियन पे जाता हूँ, तो इसने पॉपुलेशन की मुझे मीडियन दे दी। ओके फाइन, ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं था, ये बस एक जहन में रखने वाली बात है, आपको याद हो जाएगी। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, डाटा अलाइनमेंट थोड़ा करना चाह रहा हूँ, तो मैंने कहा डाटा फ्रेम थोड़ा सा चेंज कर लूँ अपनी सीरीज़ को थोड़ा सा चेंज कर लूँ। मैंने एक सीरीज़ बनाई, पी डी डॉट सीरीज़, उसके अंदर की क्या दी मैंने, इंडेक्स क्या दी 723, और सॉरी वैल्यू मैंने दी 723, और इंडेक्स उसमें मैंने कहा ACD। और एक और सीरीज़ बनाई जिसके अंदर क्या है, वैल्यूज़ है 2564, और इंडेक्सेस में मैंने दिया ABCD। ठीक है, याद रखो ए बी सी डी जो जो है वो दोनों मैच कर जाएंगे, इंडेक्स सेम है और वो उसके कॉरस्पॉन्डिंग लग जाएंगे, और जो मैच नहीं करेंगे वो एक नल वैल्यू, सॉरी एक डिफरेंट वैल्यू के साथ जाकर लग जाएंगे, हो सकता है नल भी हो जाए। तो ज़रा मैं इसको रन करता हूँ, दोनों को रन किया। अब मैं चाह रहा हूँ दोनों को ज्वाइन करवा दूँ, प्लस करवा दूँ, यानी कि ज्वाइन वर्ड ज़्यादा अच्छा होता है जब भी आप डाटा फ्रेम और सीरीज़ को जब मर्ज कर रहे होते हो, तो ज्वाइन का वर्ड ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे मैंने ज्वाइन करवाया, तो ए और ए था, उन दोनों के दरमियान क्या था, 7 + 2 9 हो गया। बी था, बी यहाँ पे था लेकिन यहाँ नहीं था, अगर मैं ऐड कहता तो बी की वैल्यू थी -5, वो यहाँ पे लाजमी आती, क्योंकि मैंने कहा ज्वाइन। ज्वाइन क्या करता है, यहाँ पे अगर उसको बी मिला तो ठीक है, अगर यहाँ पे भी मिलता है तो फिर वो ज्वाइन करेगा, प्लस करेगा, अगर यहाँ पे नहीं मिला तो वो दोनों वैल्यू को छोड़ देगा, एम्प्टी कर देगा उनको। तो मुझे यहाँ पे क्या दिया उसने, एम्प्टी, क्योंकि ज्वाइन किसी से नहीं हुआ ये, इस वजह से यहाँ पे नॉट अ नंबर यहाँ पे आ गया, नल वैल्यू मुझे मिल गई। इसके बाद सी और सी जो किया था, -2 और +6 4 हो गया, इसी तरह 3 4 7 हो गया। तो यूँ मैंने ज्वाइनिंग भी करना सीखा। इसके बाद ज़रा मैं अर्थमेटिक ऑपरेटर थोड़े से ऑपरेशन में यहाँ पे यूज़ करता हूँ। यहाँ देखो मैंने क्या करना है, जो मेरे पास नल वैल्यू है वो मैंने नल वैल्यू जानबूझ के बनाई थी आपके लिए, आपको नल वैल्यू भी समझ आ गई किस तरह से अगर नल वैल्यू आ जाए उसको हैंडल कैसे करना है। अब मुझे नल वैल्यू को फिल करना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आप एक बहुत बड़े डाटा सेट पर काम कर रहे हो जहाँ पे एक ऐसा कॉलम है जिसके अंदर वैल्यूज़ क्या हैं, मिसिंग वैल्यूज़ हैं, और आप चाहते हो कि अपने अंदाजे से वो वैल्यूज़ को फिल करना चाहते हो, आप चाह रहे हो कि मैं उसको ऐड कर दूँ सारे कॉलम को, उन सारी जो सेल हैं उनको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, किससे, फिल का फंक्शन आप चलाते हो, सॉरी ऐड का फंक्शन आप चलाते हो, और उसके अंदर फिल दे दोगे। मैं जीरो से फिल करना चाह रहा हूँ, मैं उसमें कोई वैल्यू नहीं दे रहा, मैं कह रहा हूँ जीरो हो जाए, क्योंकि जो नल वैल्यू है ना वो कोई वैल्यू नहीं है, एम्प्टी है, वो आपके लिए एरर है एक तरह से। तो आप चाह रहे हो कि मैं इसको जीरो से फिल कर दूं ताकि मैं जब डाटा पर ट्रेनिंग कराऊँ आगे जाके तो वो ट्रेन अच्छी तरीके से हो जाएगी, उसको वैल्यू मिल जाए। तो मैंने ज़ीरो लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ हुआ क्या, मैंने कहा जो मेरा S1 है, सीरीज़ वन में जाओ और ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, S2 कर दो, सीरीज़ 2 को ऐड कर दो, सही है, सीरीज़ 1 के अंदर जाओ, ऐड कर दो, और पूरी S2 पूरी सीरीज़ 2 ऐड कर दो, और जहाँ पे नल वैल्यू मिले वहाँ क्या करो, फिल कर दो ज़ीरो से। समझ आई आपको ये बात, बिल्कुल समझ आई। S1 को ऐड कर दो, सॉरी S1 के अंदर ऐड कर दो किसको, S2 को, और जहाँ पे आपको नल वैल्यू मिले वहाँ पे कर दो ज़ीरो।
ये देखो मैंने ऐड करने के बाद यही किया ना, S1 के अंदर ऐड किया मैंने S2, तो यहाँ पे मुझे वैल्यू मिली नल। ठीक है, तो यही वाला फंक्शन, यही वाला कोड मैं पूरा इस तरीके से चला रहा हूँ। S1 के अंदर ऐड कर दो S2 को, और जहाँ फिल मिले, नल वैल्यू मिले, वहाँ कर दो ज़ीरो। तो इसको मैं चलाता हूँ, ये बड़ा पावरफुल इसका मेथड है। तो यहाँ देखो क्या किया उसने, इसके अंदर इसने फिल कर दिया ज़ीरो से। तो अब ये ज्वाइन नहीं हुआ, अब ये क्या हुआ, ऐड। तो देखो जब ये दोनों ऐड हुए, जब ये दोनों ऐड हुए S1 और S2, तो ऐड होने के बाद क्या मिला, 0 प्लस 5 प्लस 0। तो यहाँ पे उसको क्या मिला, 0 जब प्लस होगा तो 5.0 ही रहेगा। अगर मैं ज्वाइन करवाता तो यहाँ पे नल वैल्यू आती, क्योंकि नल वैल्यू नहीं आई अब ये, तो अब ये क्या आई वैल्यू, 5.0 मुझे मिला यहाँ पे। और इसके बाद ज़रा अगर मैं यहाँ पे कुछ करूँ, सब्ट्रैक्ट करूँ दोनों वैल्यूज़ को, S2 को S1 के अंदर सब्ट्रैक्ट किया मैंने S2 को, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट का फंक्शन चला। अब ये मैथमेटिकल है, अब ये आप इसको समझ सकते हो कि जब दोनों सब्ट्रैक्ट हुए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस फिल हो गई टू वैल्यू, और तो 5 प्लस 2 हो गया मेरा 7। तो यूँ इस तरह से ये फंक्शन चला सब्ट्रैक्ट का। इसी तरह मल्टीप्लाई का अगर मैं चलाता हूँ तो S1 और S2 दोनों मल्टीप्लाई होंगे, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और वैल्यू क्या, 4 से उसके अंदर फिल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस हुआ, जो था 5 4 20 हो गया, और साइन मेरे पास आ गई माइनस की। ठीक है, फाइन। इसके बाद क्या चलते हैं, मैं ज़रा डिवाइड का भी चला देता हूँ यहाँ पर, तो ये डिवाइड कर देगा। और क्या मैंने फिल वैल्यू किससे किया, मैंने 3 से फिल कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू 3 से फिल हो गई, क्योंकि डिवाइड हुआ है, तो ये इसने मुझे एक फ्लॉट डाटा टाइप यहाँ पे शो कर रहा है मुझे। ठीक है, ये परफेक्ट हो गया आपके लिए। इसकी प्रैक्टिस अगर आपको थोड़ा सा नहीं समझ आया, दोबारा वीडियो पीछे करें और दोबारा से देखें। अच्छा, अब मैं ज़रा रीशेपिंग करना सिखाता हूँ अपने डाटा के, रीशेप कैसे करूँगा मैं इसको। पाइवोट टेबल क्या होता है, मैं सबसे पहले इसको चलाता हूँ। ये मेरी वही डिक्शनरी है जो मैंने ऊपर से उठा के लाया हूँ, सबसे पहले जो बनाई थी। ये वही डिक्शनरी मैंने बना के रखी हुई है। ये कीज़ हैं, और ये यहाँ पे सारी ये वैल्यूज़ हैं, सारी लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये वैल्यूज़ हैं सारी। ठीक है, राइट साइड पे वैल्यू है, लेफ्ट साइड पे सारी की हैं, यानी 3 कीज़ हैं और 3 वैल्यूज़ हैं। इसको मैंने अपनी डिक्शनरी को रन किया, इसके बाद इसको मैंने बना दिया डाटा फ्रेम, और डाटा फ्रेम को साथ साथ कॉल भी कर लिया। यहाँ पे ये डाटा फ्रेम बनाया और ये डाटा फ्रेम कॉल कर लिया। तो ये जनाब आपके सामने डाटा फ्रेम आ गया है। ठीक है, नीचे चलता हूँ। अब मुझे करना है पाइवोट, करना है इसको। पाइवोट किस तरीके से करूँगा, मैंने कहा मैं रन कर देता हूँ सबसे पहले, ताकि समझाने से बेहतर है रन हो जाए तो वो ज़्यादा समझ आता है। यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, इस कॉलम को देखो, इस वाले डाटा फ्रेम को देखो, और इस वाले डाटा फ्रेम को आप देखो। मैंने क्या कहा, डाटा फ्रेम 2 डॉट पाइवोट, डाटा फ्रेम जो 2 है उसको पाइवोट कर दो। इंडेक्स जो है ना उसकी, इंडेक्स क्या बनाओ, जो इसकी स्टेट है उसको बना दो इंडेक्स। आपको पता है इंडेक्स क्या होता है, लेफ्ट साइड पे जो होती है वो इंडेक्स होता है। तो इसमें जो स्टेट था ये कराची, लाहौर, पंजाब और इस्लामाबाद, पंजाब की स्पेलिंग गलत हो गई, तो वो मेरे पास क्या बन गया, इंडेक्स। तो यहाँ देखो नीचे आके मैं दोनों को थोड़ा सा सामने कर दूँ, तो यहाँ पर ये इंडेक्स जो थी मेरे, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जो था, ये सारे क्या बन गई, इंडेक्स बन गई। और मैंने कहा अच्छा ये जो आपके पास चल रही है ना, ये आपके कीवर्ड्स हैं क्या, इंडेक्स, कॉलम्स और वैल्यूज़, ये कीवर्ड हैं आपके। ठीक है, वेरिएबल नहीं है ये। तो स्टेट को मैंने कहा कि इंडेक्स बना दो, एयर को मैंने कहा कि कॉलम बना दो, और पॉपुलेशन को कहा मैंने कि वैल्यूज़ बना दो। तो जब एयर को मैंने बनाया कॉलम, तो जो मेरा एयर था, एयर जो था मेरा वो क्या था, उसको मैंने बना दिया कॉलम। ठीक है, तो कॉलम नेम में मेरे क्या आ गया, एयर आ गया। ठीक है, कॉलम जो, यानी इन सब का कॉलम जो है उसका नेम क्या है, ये वाला एयर है। और ये वाले जो रॉज है, इंडेक्स है, इनका नेम क्या है, स्टेट। ठीक है, तो एक कॉलम का भी नेम होता है, एक रॉ का भी एक नेम होता है। तो यहाँ पर अब वैल्यूज़ में मैंने क्या कहा, वैल्यूज़ किस तरीके से सेट करो, आप वैल्यूज सेट करो, पॉपुलेशन जो है वो उनको वैल्यूज़ में डाल दो। तो जो मेरे पास पॉपुलेशन थी, मैं ज़रा इसको ऊपर करता हूँ, यहाँ पे पॉपुलेशन थी, ये पॉपुलेशन, इसको मैंने कहा कि आप कर दो, इनको वैल्यूज़ में फ़िट कर दो। तो पॉपुलेशन थी 1.5, 1.7, 3.6 और 2.4। तो यहाँ पर ये किस तरीके से सेट हो गई, जो जिसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू थी उसके साथ जाके वो वैल्यू लग गई। कराची के साथ थी 1.5, तो कराची के साथ 1.5 लग गया अगर। ठीक है, जो उसका एयर था, एयर क्या था, 2001, तो 2001 के सामने, अब मैं कहाँ जा रहा हूँ, 2000, ठीक है 2000 के साथ था ना, 2000 के सामने इसकी वैल्यू थी, कराची की वैल्यू थी 2000 और 1.5 इसकी पॉपुलेशन थी। तो कराची 1.5 और 2000, बिल्कुल ठीक है।
ओके, तो ये मैंने क्या किया, थोड़ी सी पाइवोटिंग कर दी अपने डाटा फ्रेम के अंदर, यानी जो कॉलम थे उनको मैंने बना दिया इंडेक्स, जो इंडेक्स थी उनको बना दिया कॉलम। तो आप इस तरीके से घुमा सकते हैं जिस तरह आपको सूट करे, कि आप जो भी चाहते हो घुमाना, उसको किस तरीके से घुमाना है, तो आप यहाँ पे अपनी इंडेक्सिंग को चेंज वेंज कर सकते हो, मॉडिफाई अपने हिसाब से कर सकते हो। उसके बाद ज़रा मैं नीचे चलता हूँ, एडवांस इंडेक्सिंग पे आ रहा हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका टॉपिक है, एडवांस इंडेक्सिंग। यहाँ मैंने क्या किया, एक डाटा लिया, डिक्शनरी ली, डिक्शनरी बनाई है। क्या डिक्शनरी बनाई है, इसके अंदर की है डाटा वन, और वैल्यूज़ में मैंने लिस्ट दी है, तीन तीन वैल्यूज़ दे दी उसको। डिक्शनरी के अंदर एक की है और तीन वैल्यूज़ उसको दी हैं। तो ज़रा मैं इसका डाटा फ्रेम बनाता हूँ। यहाँ आप देखोगे बखूबी के किस तरीके से नज़र आ रही है। ये मैंने एक डाटा फ्रेम बना लिया जिसमें इंडेक्स हैं और ये सारी मेरी क्या हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, और इनकी ये वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब मुझे करना क्या था, मुझे इंडेक्सिंग करनी है ना यहाँ पे, इंडेक्सिंग। अब यहाँ से लोकेशन, जो लोकेशन के थ्रू हम इंडेक्सिंग करेंगे, यहाँ आपने समझना है, यहाँ पे आपने एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझनी है। क्या, डाटा फ्रेम डॉट लोकेशन का मैंने फंक्शन चलाया, मेथड चलाया। मैंने कहा कॉलन सारी रॉज ले लो। कॉलन का मतलब होता है सारी, ऑल, फॉर ऑल, सारी में से जाओ। ठीक है, ऑल को सिलेक्ट करो। उसके बाद क्या करो, डाटा फ्रेम में जो ग्रेटर देन वन हो, डाटा फ्रेम में जो वन से ज़्यादा हो वो सिलेक्ट करो। समझ आई मेरी बात? यानी कि पहले सबसे सारी वैल्यू सेलेक्ट करो, सारी रॉ सेलेक्ट करो, मैंने सारी रॉ सेलेक्ट कर ली, और उसके बाद डाटा फ्रेम में जो ग्रेटर देन वन है वो सेलेक्ट करो। डॉट एनी, यानी कि ऑल वैल्यू, यानी कि एनी, कोई एक भी वैल्यू अगर आ जाए तो उसको भी आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, तो मैं ज़रा इसको रन करता हूँ। मैंने इसके अंदर दो मेथड चलाए हैं, एक लोकेशन का और एक एनी का। तो यहाँ पर देखो, एनी का मतलब है ना कि ये देखो वन से ज़्यादा, ये वन से ज़्यादा है, ये भी वन से ज़्यादा है, लेकिन ये वन है एक्यूरेट, ये सारे वन से ज़्यादा हैं। तो उसने क्या किया, इन सबको चला के मेरे सामने रख दिया, क्योंकि ये बिल्कुल फिट हो रहा है इस कोड के ऊपर, ये सारी वैल्यूज़ फिट हो रही हैं। मैं ज़रा नेक्स्ट को चलाता हूँ, आपको ये चीज़ भी समझ आएगी। अच्छा, अब मैंने कहा, अब मैंने कुछ नहीं किया, सारी सेम है मेरे पास, और यहाँ पे ऑल कर दिया। जब मैंने इसको कहा ऑल, जब मैंने कहा इसको ऑल, डाटा फ्रेम डॉट लोकेशन, ऑल रॉज ले लो, और उसके बाद डाटा फ्रेम में जो ग्रेटर देन वन है वो सिलेक्ट करो। कहाँ सिलेक्ट करो, ऑल, किसको देखो, सब में देखो। जब मैंने इसको रन किया तो इसने मुझे क्या किया, एक चीज़ छोड़ दी। क्या छोड़ी, एक कॉलम छोड़ दिया। कौन सा, यानी कि इस वाले में क्या है, उसको एक भी वैल्यू अगर मिल जाएगी ना, एक भी वैल्यू अगर उसको मिल जाती है, क्या वैल्यू, जो ग्रेटर देन वन नहीं हो, क्योंकि वन जो है वो ग्रेटर देन वन नहीं है, इक्वल है, तो ये इस कोड में नहीं आ रहा। जब इस कोड में नहीं आ रहा तो इसने पूरे कॉलम जो है, ये वाली एंट्री पूरी छोड़ दी। मैं कॉलम कहूँगा, एंट्री नहीं कहूँगा, इसको कॉलम कहूँगा। तो ये पूरा कॉलम इसने क्या किया, छोड़ दिया, इसको लीव कर दिया। और बाकी जो डाटा फ्रेम टू था, डाटा थ्री था, ये मुझे इसने प्रोवाइड कर दिया। तो जो ऑल का फंक्शन है उसमें अगर उसको एक भी वैल्यू मिल जाती है जो कि इस कोड में लाए नहीं करे, तो वो क्या करता है, उसको छोड़ देता है पूरे कॉलम को। लेकिन जो एनी है वो क्या करता है, वो थोड़ा सा लिहाज कर लेता है, वो उसको नहीं छोड़ता, वो आपको प्रोवाइड करता है साथ साथ। तो ये था एनी और ऑल का मेथड। इसके बाद मैंने ज़रा क्या कर रहा हूँ, मैं डाटा फ्रेम ज़रा चलाता हूँ दोबारा, वही वाला सेम डाटा फ्रेम मैंने चलाया, डाटा फ्रेम वन का नाम दिया इसको। ये डाटा फ्रेम मैंने इसमें चार वैल्यूज़ लिए, डाटा वन, डाटा टू, डाटा थ्री और डाटा फोर। इसको नाम दे दिया डाटा फ्रेम वन का। ठीक है, इससे पहले जो बनाया था वो डाटा खाली डीएफ था, ये डीएफ वन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को ज्वाइन करवा रहा हूँ, दोनों को ज्वाइन करवा रहा हूँ। तो डाटा फ्रेम वन और डाटा फ्रेम ज़ीरो कह सकता हूँ उसको। तो इन दोनों को मैंने सेव करवाया डाटा फ्रेम टू के अंदर, और यहाँ डाटा फ्रेम टू कॉल करता हूँ। तो देखो ज्वाइन होने के बाद कैसा मुझे वैल्यू मिल रही है, बिल्कुल मुझे नन वैल्यू मिल जाएगी डाटा फ्रेम फोर में, क्योंकि इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। ये दोनों तो ज्वाइन हो गए और इन दोनों की वैल्यू जो थी वो ऐड हो गई है, लेकिन यहाँ पे डाटा फ्रेम फोर के अंदर कोई वैल्यू नहीं थी, खाली नाम दिया इसको मैंने अभी, तो इस वजह से यहाँ पे नन वैल्यू आ गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इज़ नल और नॉट नल, ये बड़े पावरफुल इसके, इज़ नल और नॉट नल बड़े पावरफुल इसके मेथड हैं। ये अक्सर आप जब भी डाटा एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे ये दो फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा काम है। वहाँ पे आपको नल वैल्यू चेक करनी है, बिल्कुल आप जब डाटा क्लीनिंग कर रहे हो, प्रोसेसिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको नल चेक करना है। ठीक है, नल है या नहीं है नल। तो मेन काम यही होता है कि डाटा के अंदर जो ख़राब चीज़ें पड़ी हुई ना, कचरा पड़ा हुआ है बहुत सारा, तो वो उसको रिमूव करना है। तो वो हम इसी के मेथड से कॉल करते हैं। तो यहाँ समझो क्या है, सेम है मेथड, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। डाटा फ्रेम टू में जाओ, उसकी लोकेशन पे जाओ, सारी रॉ सेलेक्ट करो। रॉ सेलेक्ट करने के बाद डाटा फ्रेम टू डॉट इज़ नल, ये पूरा एक है, डाटा फ्रेम टू के इज़ नल पे जाओ। यानी डाटा फ्रेम टू के अंदर अगर कोई वैल्यू नल है, यानी कि नन वैल्यू है कोई भी, एनी का मतलब यानी उसको एक भी वैल्यू अगर मिल जाती है,
तो वो मुझे क्या करूँ, मुझे बता दो। ठीक है, मैंने रन किया, पाइथन ने कहा हाँ बिल्कुल ये देखो भाई आपके पास ये वाला जो कॉलम है ना, इज़ नल मतलब कोई वैल्यू नल है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इज़ नल मिल गया। यहाँ तो देखो डाटा, जो डाटा 4 था वो यहाँ पे नल वैल्यूज़ थी, तो यहाँ नल वैल्यूज़ मिल गई मुझे, परफेक्ट हो गया। इसके बाद मैं ज़रा इसको नीचे जाता हूँ, नॉट नल यानी कि कोई जो नल वैल्यू ना हो, नल के यानी इस नल के अलावा जो रह गई वो नॉट नल है। तो ये सेम मेथड है, लेकिन यहाँ पे मैंने यूज़ क्या किया है, ऑल यूज़ किया। ये आप ख्याल रखना, यहाँ पे एनी और ऑल। एनी ऑल में पिछली बैक करो, थोड़ा सा रिवर्स करो, मैंने उसमें समझाया है एनी और ऑल, तो उसको दोबारा देख लो, आपको समझ आ जाएगा एनी और ऑल का क्या फंडा है। जरा इसको मैं रन करता हूँ। ओके, रन किया तो इसने देखो नॉट नल, जो नॉट नल हैं यानी कि नॉट नल यानी कि कोई वैल्यू है जिनके पास, वो वाली चीज़ें मुझे सारी वैल्यूज इसने मुझे प्रोवाइड कर दी। ठीक है, परफेक्ट हो गया। इज नल नॉट नल हमें समझ आ गया, एनी और ऑल भी मुझे समझ आ गया और आपको भी समझ आ गया साथ साथ। मैं ज़रा अब सेटिंग रीसेटिंग इंडेक्स करता हूँ, इंडेक्स को सेट कर रहा हूँ और इंडेक्स को रीसेट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाता हूँ मैं, डिक्शनरी बनाई और डाटा फ्रेम, उस डिक्शनरी के थ्रू डाटा फ्रेम मैंने बनाया। रन करता हूँ इसको। आपको उम्मीद करता हूँ ये डिक्शनरी समझ आई है और डाटा फ्रेम भी आपको समझ आया किस तरीके से बनाई ये डाटा फ्रेम। और इसके बाद मैंने क्या किया, सेट द कॉलम एज इंडेक्स। आपको समझ आई ये बात क्या कह रहा हूँ मैं, इसमें क्या होने वाला है, कोड से आपको समझ आ जानी चाहिए अब ये। ठीक है, क्योंकि हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं और आपको ये समझ आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ भी रही होगी ये। तो डाटा फ्रेम जो 4 है ना, उसको सेट कर दो इंडेक्स। डाटा फ्रेम की जो इंडेक्स है वो सेट कर दो, किससे सेट कर दो, कंट्री से। यार ये पाइथन जो है ना, ये ऐसी है जैसे आप इंग्लिश बोल रहे हो, आप इसको ऐसे लेके चलो, बिल्कुल फ्रीली लेके चलो इसको, इसको कोई ज़्यादा हार्ड नहीं समझो, उसको कोई ज़्यादा हुआ नहीं समझो, ये बहुत इजी लैंग्वेज है। आपने कहा डाटा फ्रेम जो 4 है उसका, उसके इंडेक्स को सेट कर दो कंट्री से, देखो कितना आसान है। तो जो इसकी इंडेक्स है ना वो कंट्री से सेट हो जाएगी। अभी मेरी इंडेक्स है 012 और कंट्री एक कॉलम है, तो कॉलम जो है वो इंडेक्स की जगह आ जाएगा। मैंने रन किया इसको, तो यहाँ देखो जनाब ये हुआ क्या, इंडेक्स बन गई कंट्री की मदद से। ठीक है, ये तो सेट किया मैंने। अब मैं ज़रा रीसेट करना चाहता हूँ, मैं रीसेट कर दूँ, इंडेक्स में चाह रहा हूँ रीसेट कर दूँ। मैंने कहा ठीक है, डाटा फ्रेम 4 के अंदर वो मैं सेव करवा रहा हूँ उसको, df.reset इंडेक्स। ठीक है, मैं इंडेक्स को रीसेट कर रहा हूँ, जो कि मैंने उसको कहा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है हमारी इंडेक्स 0 1 2 3 4, ये हमारी इंडेक्स होती है। जो रीसेट होगा तो वही मुझे वापस मिल जाएगी। तो यहाँ देखो क्या हुआ। अच्छा, मैंने डाटा फ्रेम ले लिया इस बार, मुझे क्या लेना था, डाटा फ्रेम 4 लेना था। यहाँ पे मुझे डाटा फ्रेम 4 लेना है, डाटा फ्रेम 4, क्योंकि वो डाटा फ्रेम डीएफ वाला आ गया। मैं ज़रा इसको रन करता हूँ, तो ये देखो क्या हुआ यहाँ पे, df4। मैं इससे पहले थोड़ा सा, ये मुझे लग रहा है मिक्सअप हो गया ये यहाँ पर, df4। ओके ओके ओके, मैं इससे पहले थोड़ा सा df चला दूँ वापसी, ताकि ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया है। वापसी आता हूँ नीचे और यहाँ पे मैं ज़रा दोबारा चेक करता हूँ df4 मेरे पास क्या है। ठीक है, ये है df4। और अब मैंने क्या कहा, df4 को रीसेट, उसके इंडेक्स को रीसेट कर दो और df4 में वापसी डाल दो। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने जब df4 को रन किया तो ये देखो इंडेक्स जो थी वो इंडेक्स रीसेट हो गई है और कंट्री अपनी जगह पे वापस आ गया है। ठीक है, और इंडेक्स का मुझे क्या मिल गया, एक कॉलम मिल गया जो 0 1 2 इसके साथ साथ ही चल रहा है। तो यूं जनाब मैंने रीसेट और सेट इंडेक्स करना भी सीख लिया। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें सीख ली हमने। इसके बाद अब मेरी बारी है रीनेम डाटा फ्रेम। डाटा फ्रेम का नाम मैं चेंज करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ क्या किया है, डाटा फ्रेम, सबसे पहले मैं डाटा फ्रेम चलाता हूँ ज़रा, मेरा डीएफ कौन सा वाला है, डीएफ में मेरे के पास क्या रखा हुआ है, ये वैल्यूज़ रखी हुई हैं। ठीक है, मैं डाटा फ्रेम चेंज करे जा रहा हूँ बार बार, कभी कोई सा डाटा फ्रेम उठा लेता हूँ, कभी कोई सा, तो मैं आपको साथ साथ दिखा भी देता हूँ कि मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। तो आप कंफ्यूज मत नहीं होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आपको समझ आ रही है सारी चीज़ें। इसके बाद मैंने क्या किया, डाटा फ्रेम डॉट रीनेम का फंक्शन चलाया, मैं रीनेम कर रहा हूँ क्या, इंडेक्स जो है उसमें स्ट्रिंग दे रहा हूँ और कॉलम्स जो हैं उनके नेम में क्या दे रहा हूँ। अब यहाँ देखो इंडेक्स जो मैंने बताया ना, उसको मैंने बता दिया कि यार मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू देना चाह रहा हूँ, मैं उसको बता रहा हूँ कि मैं इंटीजर नहीं दे रहा, मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू दे रहा हूँ, डाटा टाइप बता रहा हूँ, यूँ समझ लो। तो मैंने कहा कॉलम जो है ना मेरे, जहाँ कंट्री है उसको कर दो CNTRY। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में बना रहा हूँ। जहाँ कैपिटल है वहाँ कर दो CPTL, और जहाँ पॉपुलेशन है वहाँ पे कर दो PPLTN। तो ये क्या हुआ, ये मेरे रीनेम कर देगा सारे। ठीक है, जो मेरा डाटा फ्रेम है उसके अंदर, अच्छा ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, मुझे ये वाला डाटा फ्रेम नहीं, क्योंकि इसके अंदर तो डाटा 1 डाटा 2 और डाटा 3 है। चलो मैं यही ले लेता हूँ,
कोई इशू नहीं है। मैंने कहा जो डाटा 1 है उसको कंट्री 1 कह दो, और जो डाटा 2 है उसको कैपिटल कह दो, और जो डाटा 3 है वो यहाँ जाएगा, उसको कह दो PPLTN। तो बल्कि ये अच्छी प्रैक्टिस हो गई कि आपको वाज़े समझ आ जाएगा कि देखो मैं इसके अंदर चेंजेस कर रहा हूँ, तो मैंने इसी में ही चेंजेस कर दी। अब मैं रन करता हूँ इसको, तो डाटा फ्रेम को रन करके देखता हूँ मैं हुआ क्या। तो ये देखो जो D1 था उसकी जगह कंट्री आ गया, और जो डाटा 2 था उसकी जगह CPTL आ गया, और पॉपुलेशन का शॉर्ट फॉर्म आ गई। तो यूँ मैंने रीनेम करना सीखा अपने डाटा फ्रेम की कॉलम्स की वैल्यूज़ को। ओके फाइन, इसके बाद अब क्या करना है, ये फॉरवर्ड फिल और बैकवर्ड फिल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें आपको क्या ज़रूरत पड़ती है, जब आपको आप ऐसा समझते हो ना कि मेरे पास कोई मिसिंग वैल्यूज़ हैं, उसके अंदर मुझे करना है फिल करनी है वैल्यूज़, और आपको अंदाज़ा होता है कि अगर मैं जो बैकवर्ड जो वैल्यूज़ रखी लिखी हुई ना, उसी की मदद से मैं जो अगली नल वैल्यूज़ है उनको फिल कर दूं, तो ये मेरा डाटा सही हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि जो मेरी जो अगली वैल्यूज़ है उसकी मदद से मैं पिछली वैल्यूज़ को फिल कर दूं, तो इस तरह मेरा डाटा सेट हो जाएगा, फिल हो जाएगा। यानी कि मिसिंग वैल्यूज़ बहुत सारी हैं आपके डाटा फ्रेम के अंदर, तो उनको मैं हैंडल करने के लिए आप बैकवर्ड फिल और फॉरवर्ड फिल लगाते हो। इससे होगा क्या, मैंने ज़रा ये वाला अपना जो DF है डाटा फ्रेम, इसको दोबारा कॉल करता हूँ, और एक डाटा फ्रेम बना के तैयार कर लिया। यहाँ पे ये कुछ नहीं किया, वही वाला डाटा फ्रेम उठा लिया मैंने दोबारा, और वैल्यूज़ में मैंने थोड़ी सी चेंजेस कर दिए हैं। जो 1000 ले लिया, 2500 और 3000 ले लिया, क्योंकि वो बहुत बड़ी वैल्यूज़ थी, वो कॉम्प्लेक्स हो रही थी। अब ये आपके सामने अच्छी तरीके से नज़र आएंगी। तो अब मैं लगा रहा हूँ सबसे पहले क्या, फॉरवर्ड फिल। तो यहाँ देखो डाटा फ्रेम मैंने लिया, जो मेरा डाटा फ्रेम है ऊपर वाला यही वाला, उसको रीइंडेक्स करो, और उसकी जो रेंज है ना, कहाँ तक रेंज है, 4 तक मैं काम करना चाह रहा हूँ, उसकी रेंज है 4। ठीक है, मैंने कहा रेंज कितनी है, यानी कि रॉ कितनी रॉज हैं, उसमें 4 रॉज हैं। डाटा फ्रेम को रीइंडेक्स कर दो और रेंज 4 तक जाओ, और मेथड क्या चलाना है, एफ फिल, फॉरवर्ड फिल। ठीक है, फॉरवर्ड फिल वाला मेथड चलाओ और सेव करा दो DF5 के अंदर। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, और यहाँ पे साथ साथ ही मैं इसको कॉल भी करवा लेता हूँ DF5 को। तो ये देखो हुआ क्या, जो मेरी मैंने रेंज कितनी बनाई थी, अभी मेरे पास 3 की रेंज थी। ठीक है, और अब मेरे पास मैंने कहा उसको 4 की रेंज बनाओ, क्योंकि मुझे फॉरवर्ड फिल यूज़ करना था। मैंने 4 की रेंज बनाई, ये चौथी रेंज है मेरी लास्ट वाली। और इसके अंदर जब मैंने खाली रेंज बनाई है, वैल्यू नहीं दी, तो मैंने वैल्यू किस तरीके से दी, मैंने कहा फॉरवर्ड फिल कर दो, यानी पीछे वाली से उठाओ और फॉरवर्ड में फिल कर दो, अगली वाली जो आपके पास रॉ है ना उसमें एज इट इज़ फिल कर दो वो सारी वैल्यूज़। तो ये देखो ये पीछे वाली वैल्यूज़ इसके अंदर आके फिल हो गई यहाँ पे। ठीक है, ये फॉरवर्ड फिल था। अब आप समझ गए होंगे कि बैकवर्ड फिल कैसा होगा, अगली वैल्यू में से पिछली वैल्यू इसको फिल करना है। बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा रेंज बनाओ 5 की, डाटा फ्रेम में से रीइंडेक्स करो। मैं ज़रा डाटा फ्रेम आपको दिखाऊं कि किस तरीके का डाटा फ्रेम है मेरा, DF, और डाटा फ्रेम इस तरीके का है। ठीक है, वो डाटा फ्रेम में 5 मैंने सेव करवाया, लेकिन DF मैंने छेड़ा नहीं है, वो वैसा का वैसा ही है। और मैंने कहा मेरे जो डाटा फ्रेम है उसको रीइंडेक्स करो। इंडेक्स देखो, मैं रीइंडेक्स क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इंडेक्स में चेंजेस आ रही है। और रेंज 5 कर दो उसकी, अभी 3 है और अब 5 कर दो। ठीक है, और मेथड क्या चलाओ, बैकवर्ड फिल, बैकवर्ड का फिल का मेथड चलाओ। मैंने रन किया इसको, तो ये देखो जनाब ये हुआ क्या, बैकवर्ड फिल हो गया। अब देखो 5 बन गई ना, 5 एंट्री बन गई मेरे पास, ये टोटल 5 एंट्री हो गई। तो यहाँ देखो इसके आगे बैकवर्ड फिल है, यानी कि अगले से उठाओ और पिछले में फिल कर दो। तो 5 से आगे कोई वैल्यू नहीं थी, तो इसने क्या किया, नन को फिल कर दिया। ठीक है, जब अब 5 की बारी आ गई, अब 5 के अंदर भी कोई, यानी कि 4 इंडेक्स मेरी, 4 इंडेक्स के अंदर भी कोई वैल्यू नहीं थी, तो उसने फिल क्या किया, पिछले में कुछ भी फिल नहीं किया, नन वैल्यूज फिल कर दी। ठीक है, इसी तरह दोनों जो मेरे पास नन थे इसमें नन ही रहा, क्योंकि इससे अगले में कोई वैल्यू नहीं थी। हाँ, अगर यहाँ पे नन वैल्यू होती ना, तो वो ये वाली वैल्यूज उठा के एज इट इज़ इसके अंदर डाल देता, इस वाले रॉ के अंदर। तो आई होप आपको ये बैकवर्ड फिल और फॉरवर्ड फिल समझ आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा आपको। अगर नहीं समझ आ रहा तो भाई दोबारा देख लें, कोई इशू नहीं है, नहीं तो पूछ लें, मैं यहीं पर हूँ और आपकी हेल्प लाजमी करूँगा। अब डाटा फ्रेम 5 के ऊपर मैं काम करने जा रहा हूँ। जो मैंने डाटा फ्रेम 5 कैसा है, ये भी मैंने सेव करवाया था, जो फॉरवर्ड फिल मैंने कर दिया था, ये वाला डाटा फ्रेम 5। जो डुप्लीकेट कैट डाटा है ना, डुप्लीकेट डाटा, और उसको मैं ज़रा हैंडल करने की कोशिश करता हूँ। कैसे, मैं चेक कर रहा हूँ कि डुप्लीकेट डाटा कुछ है तो नहीं, किसके अंदर, कंट्री के अंदर मैं चेक करना चाह रहा हूँ, इसके अंदर कोई डुप्लीकेट डाटा तो नहीं है। ओके, मैंने कहा डुप्लीकेट डाटा, डाटा फ्रेम .5 डुप्लीकेट, यस उसने कहा। अच्छा, ये यस और नो में बताएगा आपको। उसने कहा पहली जगह पे नहीं भाई कोई डुप्लीकेट नहीं है, दूसरी जगह पे कोई डुप्लीकेट नहीं, तीसरी जगह पे कोई डुप्लीकेट नहीं है। हाँ, जैसे ही वो पहुंचा चौथे पे उसने कहा भाई डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ गई।
क्योंकि देखो यहाँ तक तो उसको डुप्लीकेट रीड करता हुआ आ रहा है ना, यहाँ तक नहीं मिली, लेकिन यहाँ जैसे ही उसने पकड़ लिया भाई पीछे भी यही वैल्यू और यहाँ पे भी वही वैल्यू आ गई, कुछ करो इसके लिए। तो मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप सही समझे। और उसके बाद मैंने क्या किया, ड्रॉप डुप्लीकेट करूंगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ड्रॉप कर दो उसको, अगर ड्रॉप का मतलब डिलीट कर दो, ठीक है, सिमिलर है दोनों, ड्रॉप और डिलीट। तो मैंने क्या कहा, दोबारा मैंने वही कहा, DF5 में से जाओ और ड्रॉप कर दो डुप्लीकेट वैल्यू उसको। ये पूरा एक मेथड है आपके पास ड्रॉप डुप्लीकेट का, जहाँ डुप्लीकेट मिलेगा वहाँ पे डिलीट कर दो उसको, एज इट इज़ ड्रॉप कर दो। कहाँ किस में करो, कंट्री में जाओ, और कंट्री में कहाँ से करो, लास्ट में से, सबसे लास्ट में से स्टार्ट करना शुरू करो। ड्रॉपिंग जो शुरू करनी है ना वो सबसे लास्ट से स्टार्ट करो आप। तो ठीक है, उसने सबसे लास्ट से यहाँ से लेगा, जहाँ उसको डुप्लीकेट मिलेगा वो उसको ड्रॉप करने लग जाएगा। आप यहाँ पे स्टार्ट भी कर सकते हो, ठीक है, स्टार्ट शुरू में से भी कर सकते हो उसको, दो वर्डेंस के। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ड्रॉप करवा दी अपनी वैल्यूज़ को जो। अब मेरा डाटा फ्रेम कह रहा है बिल्कुल ठीक है, मैं सारा कूल हो गया हूँ और सुकून में आ गया। अच्छा, मैंने यहाँ पे सेव नहीं करवाया इसको, मैंने कहा डाटा फ्रेम 5 के अंदर ज़रा मैं इसको सेव करवा दूँ। ओके फाइन। तो अब जब मैं चलाऊँगा तो वो कहेगा ठीक है भाई, आपने बहुत अच्छा काम किया मेरे लिए, डुप्लीकेट वैल्यूज़ हटा दी यहाँ से। अब मैं ज़रा कूल हो गया हूँ। उसके बाद अब मैं चेक कर रहा हूँ इंडेक्स के अंदर, कोई इंडेक्स के अंदर तो डुप्लीकेट नहीं है। अभी मैंने तो किस में, रॉ में चेक किया ना। आप यहाँ पे कॉलम चेंज भी कर सकते हो, यहाँ पे कोई फिक्स नहीं है कि आपने कंट्री ही लेना है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो मैंने कंट्री लिया नहीं, आप कैपिटल भी रख सकते हो और यहाँ पे पॉपुलेशन भी कर सकते हो। तो आप दोनों कॉलम बारी बारी रख के चेक करो और आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब मुझे ये तो मैंने कॉलम वाइज देखा ना, अब मैं देखता हूँ इसको, कहाँ गया मैं सही जगह आ गया ना, नहीं ऊपर हूँ मैं। हम मैं यहीं पे था, चेक इंडेक्स, हाँ यहीं पे हूँ ना मैं। DF डॉट इंडेक्स डुप्लीकेट। अब मैं इंडेक्स के अंदर चेक करूँगा डुप्लीकेट कुछ है या नहीं। फॉल्स फॉल्स फॉल्स। पहली रॉ में भी कोई नहीं डुप्लीकेट, दूसरी रॉ में भी कोई डुप्लीकेट नहीं है, और तीसरी रॉ में भी कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं मिली, क्योंकि मैंने ड्रॉप करा दी पीछे। अगर होती तो वो क्या कहता, ट्रू कह देता। तो सिर्फ इतना सा फंडा था इसका। उसके बाद आप ऐसा अज्यूम कर लें कि आपके पास एक मिसिंग डाटा आ गया है, बहुत सारा मिसिंग डाटा। तो उसको किस तरीके से हैंडल करना होता है, जब हम डाटा एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर हम मिसिंग डाटा को या तो हम किसी ज़ीरो से भर देते हैं, या उस मिसिंग डाटा को उसका मीन निकाल के पूरे कॉलम का या पूरी रॉ का उस मीन वैल्यू से भर देते हैं, मीडियन से भर देते हैं, और कभी कभी हम मॉड से भी उसको भर देते हैं। तो यहाँ पे मैं देखूँगा मेरे पास मिसिंग डाटा है। सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक मिसिंग डाटा बनाया अपने पास से ना। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले देखो इस तरह से ये डाटा की डिक्शनरी बनाई, और यहाँ से डाटा फ्रेम बना लिया उसका, और डाटा को मैंने फ्रेम को यहाँ पे आपके सामने शो कराया। तो ये तीन जो कॉलम थे ये तीनों एम्प्टी सेट बन गए यहाँ पर। और उसके बाद मैंने बारी बारी क्या किया, यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू के अंदर वैल्यू दी, और यहाँ पे वैल्यू के थ्रू मैंने फ्रेम 2 के अंदर एक एक कॉलम के अंदर यहाँ पे मैंने क्या, मैंने बस एक काम ये किया है कि यहाँ पर मैंने मिसिंग वैल्यूज़ बनाई है। तो यूँ समझ लो कि आपके पास ये वाला डाटा बन के आ गया है, ये वाला डाटा मैंने बनाने की कोशिश की है। असल में अगर आपको, जब आप उसके ऊपर वर्किंग करोगे तो आपके पास कैगल से आप डाउनलोड कर सकते हो ऐसा डाटा जो मिसिंग वैल्यू जिसके अंदर हों, और वहाँ पे आप उस पर वर्किंग कर सकते हो। अगर आपको नहीं मिल रहा डाटा तो मुझे लिंक, मुझे कमेंट में मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने असल में सिर्फ ये काम किया है कि यहाँ पे मुझे मिसिंग डाटा चाहिए था। तो यहाँ पे क्या किया, एक मिसिंग डाटा यहाँ, एक यहाँ पर है, और यहाँ पर है, इस तरह यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या करूँगा मैं, इस वाले डाटा के अंदर क्या करने वाला हूँ, आप यहाँ देखो। सबसे पहले ज़रा अगर मैं इसको दोबारा से रन कर दूँ तो कुछ ठीक है। फ्रेम 2 जो है मेरा ये इस तरीके का है, ठीक है, नन वैल्यूज़ भी हैं इसके अंदर और काफ़ी सारे मिसिंग वैल्यूज़ हैं, तो इसको मुझे हैंडल करना होता है। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पर मैं मीन के ज़रिए से इस कॉलम की वैल्यू को फिल करूँगा, यानी कि जिस जिस कॉलम में वैल्यू मिसिंग है वो क्या करेगा, इस पूरे का मीन निकालेगा, और जहाँ जहाँ नन वैल्यू है वहाँ पर इसका मीन से पुट कर देगा। तो मैंने क्या किया, फ्रेम 2 में गया और मैंने कहा फिल कर दो जो नन वैल्यू है, NA वैल्यूज़ जो हैं उनको किससे फिल कर दो, फ्रेम 2 के मीन से। ठीक है, समझ आइए आपको बात ये। फ्रेम 2 में जाओ, उसमें जो फिल NA कर दो, यानी जो नन वैल्यू है उनको फिल कर दो, किससे करो, फ्रेम 2 के मीन से। अब फ्रेम 2 का मीन यूँ नहीं कि आपको पूरे फ्रेम 2 का मीन निकाल के उसको देना है, नहीं ऐसा नहीं है। यानी एक एक कॉलम का मीन निकाला इसको देना है, इस कॉलम का मीन निकाला, इसमें जितनी नन वैल्यू है उसको देगा, इस कॉलम का मीन निकाला और इसकी वैल्यू उसके जहाँ नन वैल्यू है तो उनको मुझे मीन प्रोवाइड कर देगा। मैं ज़रा इसको रन करता हूँ और आपके सामने शो हो जाएगा कि यहाँ हुआ क्या। ये देखो किस तरीके से हुआ, यहाँ पर नन वैल्यू थी फर्स्ट वाले पे, तो 1 के, यहाँ पर देखो 1 की रॉ में, यहाँ पर क्या आ गया, इस टोटल का मैंने क्या किया 357 और 2.3,
इसका जब मैंने निकाला मीन सबका, तो मुझे मीन इसका मिला 4.325, क्योंकि पॉइंट में वैल्यूज़ हैं यहाँ पर, तो इस वजह से ये पॉइंट में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद क्या किया, यहाँ पर देखो ये मीन वैल्यू थी और ये नन वैल्यू यहाँ थी, तो यहाँ पर भी उसने क्या किया, मीन से पुट कर दिया। इसी तरह दूसरा कॉलम है, यहाँ पर क्या है 564, तो हमारा मीन क्या निकल रहा है 5 ही निकल रहा है, तो इसने क्या किया, ये 2 जगह थी मिसिंग वैल्यूज़, तो यहाँ पर इसने क्या फिल कर दिया, 5 से ही यहाँ पर फिल कर दिया दोनों जगह। इसी तरह यहाँ पर भी डिपार्टमेंट वाले कॉलम के अंदर भी इसने मीन से सारी वैल्यूज़ को फिल कर दिया। इसी तरह अगर मैं मीडियन निकाल लूँ तो सिर्फ मीडियन चेंज होगा, बाकी कोड वही है सेम टू सेम। मैंने इसको सिर्फ एक न्यू वेरिएबल के अंदर असाइन कर लिया, तो यहाँ पर रन करता हूँ, तो यहाँ पर इसने क्या प्रोवाइड किया मुझे, उसमें मीडियन से फिल कर दिया। तो इस तरीके से मैंने मिसिंग वैल्यूज़ को भी थोड़ा हैंडल करना मैंने सीखा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी मिसिंग वैल्यूज़ को यहाँ पर फिल कर सकते हो और स्क्रॉलिंग करो और चीज़ें समझो, सीखो। इसके अंदर मैं भी वीडियोस बनाते जा रहा हूँ, आप मेरी वीडियोस को भी देखते जाओ, उससे भी आपको काफ़ी आइडिया मिलता रहेगा कि आप ये सारे काम कर सकते हो। तो ये पूरी प्लेलिस्ट जो थी मैंने बनाई आपके लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैं गिटहब पे डाल दूँगा, आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो। पांडास की चीट शीट है ये पूरी कंप्लीट जो मैंने आपको पढ़ाई है। तो ये सारी पढ़ने के बाद आप एक एक्सपर्ट बन जाओगे, ये मैंने गारंटी ली थी आपकी, क्योंकि आप एक्सपर्ट इसमें बन सकते हो। और जब एक्सपर्ट बन जाता है बंदा, तो फिर वो क्या करता है, क्योंकि देखो लर्निंग कभी भी ख़त्म नहीं होती। आप जब तक इस दुनिया में हैं, आप इसमें लर्निंग ही कर रहे हैं, ठीक है। कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि मैं बिल्कुल एक्सपर्ट हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। हर चौथे सेकंड के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो ऐसा नहीं है कि आपको रुक जाना है थोड़ा सा पढ़ के। आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें आ गई, अब आप क्या कर सकते हो, अब आप खुद से स्क्रॉलिंग कर सकते हो, खुद से चीज़ों को समझ सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सारी की प्रैक्टिस करोगे और कमेंट के अंदर मुझे एक एक्सेप्ट का मैसेज भी करोगे कि जी आपने एक्सेप्ट कर लिया और ये सारी चीज़ें आप कोडिंग मेरे साथ साथ कर रहे हो, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये सुन के। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वाचिंग, और मेरी नेक्स्ट प्लेलिस्ट का इंतज़ार करें जिसमें मैं क्या सिखाने वाला हूँ। पाइथन से रिलेटेड ही काफ़ी सारी चीज़ें अभी बाकी है, मैं वो चीज़ें आपको सिखाऊंगा। तो जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और थैंक यू सो मच फॉर योर वाचिंग। बाय बाय।